नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू बॉस। तमाम सारी खबरें ब्रेक कर रहे हो आप। रोज़ एक नया रिकॉर्ड हॉटलाइन पर देखने को मिलता है, कोई ना कोई बड़ी खबर निकल कर आती है जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय चैनल, सैटेलाइट चैनल जितने हैं वो सारे 6-6, 8-8 घंटे बात करते हैं। और कई खबरें ऐसी जो आपका प्रेडिक्शन आप जो करते हो वो 2-2, 3-3 दिन बाद दिखती है। एक बात मुझे समझ नहीं राजा भाई, आप जो खबरों का प्रेडिक्शन करते हो और इसके साथ ज्योतिषी आकलन भी करते हो, ये क्या गणित है? देखिए, बात तो यह है कि मैं तो आपकी नौकरी कर रहा हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैंने सब कुछ आपसे सीखा है, इसलिए कर मैं आपकी नौकरी रहा हूँ, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ एक बात। और पत्रकारिता में आपको मालूम है कि मैं बहुत आनंद के लिए पत्रकारिता का विषय मैंने चुन रखा है। इसलिए देश भर की जितनी बड़ी खबरों का आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उसमें अपन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन लोगों में। अब आप जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो शायद आपको एक बार मैंने पहले भी बताया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ। तो पीएचडी में ऑक्सफोर्ड के एक बहुत बड़े पास आउट के साथ कर रहा हूँ जिसने एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट किया है। और एक दिन का विषय नहीं है ये, इसको मुझे करते हुए 12-13 साल हो गए हैं, जब जाके आज आपको छोटे मोटे प्रेडिक्शन सही नज़र आते हैं। मैंने 2008 में ये काम शुरू किया था। उसके बाद मेरा चूँकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा शुरू से ही, तो मैं एस्ट्रोलॉजी को धीरे धीरे समझते, लेकिन ये बात ज़रूर है मैं रूटीन एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ। शौकिया तौर पे ब्यूरोक्रेट्स, बड़े कॉरपोरेट्स या कोई आप जैसे बड़े भाई हैं उन लोगों के मतलब मैं एक ये भी काम मेरे लिए पैशनेट रूप से कर रहा हूँ डॉक्टरेट के रूप में। सर राजा शर्मा जी के साथ में लगातार हम वर्षों से साथ में हैं, लगभग 20 साल से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं साथ में काम करते करते। और मैंने जो डेडिकेशन किसी का पत्रकारिता के प्रति देखा है वो शायद ही राजा भाई के अलावा किसी में देखा है। इतनी गहराई, इतने डेडिकेशन के साथ पत्रकारिता करते हैं और साथ में पत्रकारिता के नए नए आयाम भी गढ़ते रहते हैं। बहरहाल राजा भाई, हम फिर अपने मूल काम की तरफ लौटते हैं, हॉट टॉक की तरफ लौटते हैं। वैक्सीन आ चुका है, मंजूरी मिल चुकी है, ड्राई रन चल रहा है और आपके पास लगातार खबरें जल्दी आती हैं, तो क्या ताज़ा है आपका पास वैक्सीन को लेकर? देखिए, वैक्सीन को लेकर एकदम सीन क्लियर है सर कि वैक्सीन हमारे देश में जनवरी के फर्स्ट वीक में टीकाकरण का अभियान देश के अंदर शुरू हो जाएगा। इसकी ऑलमोस्ट तैयारी है। जब आपने ड्राई रन का जिक्र किया है तो ड्राई रन कल सीईसी की बैठक हुई थी। सीईसी की बैठक में सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट को रिकमेंडेशन मिला हुआ है। अब उसको रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की उस बॉडी से मिलना है जो उसको अप्रूव करेगी कि अब टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, देखिए भारत में जो 3 कंपनियां प्रमुख रूप से चर्चा में हैं, जहां मोदी जी भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उन तीनों इंडस्ट्रीज यूनिट को देखकर आए थे। सीरम और भारत बायोटेक उसके अंदर खास तौर से है। सीरम ऑलमोस्ट मुहाने पे हमारे देश में कोविड से निपटने के लिए सीरम का वैक्सीन ऑलमोस्ट तैयार है। यदि हम पुणे में उनके प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक माना जाए कि 25 से 30 करोड़ शीशियाँ भरी हुई पड़ी हुई है उस डोज की, जिसको अपन वायल बोलते हैं। वो वायल उनके पास कंप्लीट भरे हुए पड़े हैं। जैसे अप्रूवल मिलेगा, देश में एक तय मॉड्यूल के साथ, तय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तय लॉजिस्टिक विधि के साथ उसको वहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक आप और मैं दोनों जानते हैं कि जब भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसकी उम्मीद है जनवरी ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में, बाय द एंड ऑफ 7-8 जनवरी के आसपास से, क्योंकि आज भी 1:30 बजे बैठक थी, उसमें एक फाइनल अप्रूवल मिलने की पूरी गुंजाइश है सीरम को कि अब टीकाकरण शुरू कर दिया जाए। ड्राई रन का मतलब ये होता है जब आपके पास पूरी तैयारी होती है तब एक आप उसको ट्रायल लेते हो कि कैसे लॉजिस्टिक होगा, कैसे वैक्सीनेशन सेंटर तक जाएगा, कैसे लोग वहाँ अप्रोच करेंगे, किस व्यक्ति को कहाँ बिठाया जाएगा और कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा। इसी को ट्रायल और ड्राई रन कहते हैं। ड्राई रन में आपको तमाम वो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, केवल इंजेक्शन की जगह आपको एक वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा के बताया जाता है कि नाउ यू आर परफेक्ट, ड्राई रन में आप आ चुके हो। ऐसा तो मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक के एंड में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और एज ऑन टुडे सीरम मुझे लग रहा है कि जो कोवैक्सीन के नाम से जो यूके के ऑक्सफोर्ड के साथ कोलैबोरेशन में बना हुआ है, वो वैक्सीन देश के अंदर सबसे पहले हमारे और आपको बीच को लगने लगेगा। बहुत बड़ी खबर है। कोवैक्सीन के नाम से सीरम का जो ये वैक्सीन है आने वाले 6 महीने के अंदर देश की लगभग 25 से 30% आबादी को वैक्सीनेशन कर देगा। और
इसी हफ्ते के अंत तक शायद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जैसा राजा भाई बता रहे हैं। पर निश्चित तौर पर बड़ा चैलेंज लोगों तक पहुंचाना इस वैक्सीन को, इसका लॉजिस्टिक मेंटेन करना है। इसके अलावा इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। लेकिन हम जब सारी चीज़ों पर निगाह डालते हैं और इंदौर के संदर्भ में भी बात करें, और मनीष सिंह जो इंदौर के कलेक्टर हैं, जब उनसे भी चर्चा आप और हम कर रहे थे उस दिन, तो उन्होंने कहा था कि सारी तैयारियां वे लगभग पूरी कर चुके हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और वैक्सीन लगाने का वो लगभग पूरा कर चुकी है सरकार। देखिए, वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा टास्क दो है सर। एक तो आपका, क्योंकि देखिए इसमें टेम्परेचर का बड़ा इशू ध्यान रखिए आप, ये वैक्सीनेशन टेम्परेचर को बहुत मैटर करता है। हम फाइजर का सुनते आ रहे हैं कि -70 डिग्री का रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है उसके वायल को मेंटेन करने के लिए, उसके कंपोजिशन को डेड ना हो उसको मेंटेन करने के लिए, जो यूएस में है, यूरोप में यूज़ हो रहा है। और यूके ने सबसे पहले फाइजर को ही अप्रूव किया अपने कंट्री के लिए, खुद के लिए। लेकिन हमारे देश का जो वेदर है वो बहुत ही डिफरेंट है सर। अभी आप देखिएगा फरवरी के बाद हमारे यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 42-43 होने लगता है, और देश के कुछ ज़िलों में, कुछ राज्यों में ये टेम्परेचर 48, 49, 50, राजस्थान में 50 क्रॉस कर जाता है सर। तो आप देखिएगा, ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीनेशन आज ही खत्म हो जाएगा, वैक्सीनेशन चलेगा साल भर, कम से कम साल भर चलेगा। तो अभी देखिए हम फरवरी के बाद, जनवरी के बाद, अब हम गर्मी के मौसम में आ जाएंगे, तो वैक्सीन को उस टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की वैसी व्यवस्थाएं करना पड़ेगी। जो भी हेडक्वार्टर होंगे, जैसे सपोज कीजिए इंदौर हेडक्वार्टर है, तो इंदौर के आसपास जितने भी बड़े सेंटर हैं, चाहे वो उज्जैन हो, आपके बुरहानपुर हो, खंडवा हो, जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे उनको लॉजिस्टिक पार्क के रूप में एक व्यवस्था बनाना पड़ेगी कि इस जगह से यदि इतनी दरमियान, इतनी घंटों के अंदर इस दवाई वहाँ जाती है या 4-5 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, तो इसकी वैक्सीन पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात तो लॉजिस्टिक इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वेयर हाउसिंग इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही। और लगाने के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्लान एक साथ होगा, ऐसा मेरा अध्ययन बताता है, तो लगाने के लिए, आपको वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी हमारा देश का मॉड्यूल सबसे इसलिए मजबूत नजर आता है मुझे कि हम देश के, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश हैं, जहाँ पे हम वोटिंग के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना प्रक्रियाओं को, हमारे यहाँ मतदान की जो प्रक्रियाएं हैं, टीकाकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया में हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि राउंड द क्लॉक हमारे देश में ये अभियान जारी रहता है, चाहे मतदान का हो चाहे टीकाकरण का हो। तो मुझे लग रहा है उन सब मैन पावर को इकट्ठा करके जिला कलेक्टर, राज्य सरकारें उस दशा और दिशा को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ेगी। सही बात है। निश्चित तौर पर वैक्सीन बनाना एक बड़ी चुनौती थी, उस बाधा को लगभग हम पार कर चुके हैं, और आने वाले कुछ घंटों के अंदर ही जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है भारत सरकार की, वो उसकी अनुमति दे देगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ट्रायल और ड्राई रन हो चुका है और उसकी प्रक्रिया कहीं जगह जारी भी है। लेकिन बड़ी चुनौती वैक्सीन का लॉजिस्टिक मेंटेन करना, उसका वेयर हाउसिंग मेंटेन करना, जैसा राजा भाई ने कहा, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। और बड़े सेंटरों से फिर छोटे सेंटर तक कैसे पहुंचाना, उसके लिए प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट करना, उसके लिए प्रॉपर कूलिंग व्हीकल अरेंज करना, तो तमाम सारी चुनौतियां। राजा भाई, मैं देख रहा था कि स्वास्थ्य विभाग के पास कुछ गाड़ियां आ भी गई है इस तरह के वैक्सीन को कैरी करने के लिए, जो कि जिसको कह सकते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन व्हीकल रहेंगी वो। बहरहाल क्या लगता है आपको, सरकार ने 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स के लिए सबसे पहला रखा है कि उनको वैक्सीन दिया जाएगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, तो सामान्य आदमी तक पहुँचते लगता है 2 महीने से ऊपर लगेंगे। देखिए सर, सरकार ने 27 करोड़ लोगों को फर्स्ट फेज में, उनका फेज फर्स्ट जो है ना, ऑलमोस्ट जुलाई तक काउंट किया उन्होंने। जनवरी टू जुलाई इस वैक्सीनेशन के ड्राइव में 27 करोड़ लोगों को टारगेट किया है। 27 करोड़ लोगों में 1 करोड़, जैसा आपने जिक्र किया, हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, प्लस उसके बाद कोमोर्बिडिटी के साथ +50 की एज के साथ वो लोग भी हैं जिनको कोई अन्य बीमारियां भी है। ऐसा वो सरकार के पास सब डाटा है सर, सरकार के पास हर व्यक्ति का मतलब पूरा डाटा उपलब्ध है। तो सरकार डाटा के हिसाब से आपको अप्रोच करेगी, और उसका एक सिस्टम बनाया उन्होंने, कोविन करके एक वेबसाइट बनाई है। कोविन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यदि आपको वैक्सीनेशन करवाना है, तो कोविन से आपको एक OTP जनरेट होगा, फिर वो OTP आपको शायद वहाँ दिखाना पड़ता है, उसका जो भी सर्टिफिकेशन का प्रक्रिया होती है। एक बहुत ही इसकी ब्लैक होल्डिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, एक व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को ही मिले, इसका मिसयूज ना हो। इस कारण सरकार ने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी का एक मॉड्यूल बनाया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ।
उस मॉड्यूल के तहत आप और मेरे को इस वैक्सीन मिलेगी। एक दूसरी बात, जुलाई के बाद देश के अन्य जो रिक्वायर्ड लोग हैं उन तक ये पहुंचेगी। लेकिन मेरा एक दूसरा मानना भी है सर, ये तो हो गई सरकार के प्रोटोकॉल की बात। अभी हम देखिए साल भर इस बीमारी से त्रस्त थे, इस वेदना को हमने झेला, अभिशाप को हमने झेला, और आपके हमारे इष्ट मित्रों ने, परिजनों ने हमको खोया भी है देखिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मारा मारी होगी, लोग कहेंगे कि मेरे को लगाइए मेरे को लगाइए, क्योंकि जो हर्ड इम्यूनिटी के लोग हो गए ना। देखिए आप अर्बन की बात मत कीजिए, अर्बन में तो लाइन लगा रहेगी, मैं रूरल की बात कर रहा हूँ। रूरल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आपाधापी रहेगी कि मेरे को भी लगाइए, क्योंकि उनको जब कोविड ने उनको छुआ ही नहीं है या कोविड उन पर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ पाया है, तो वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि यार ठीक है जब मौका होगा लगवा लेंगे, ठीक है। मुझे ये मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा आपाधापी रिमोट एरियाज में नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर अभी अपन ने बिहार का चुनाव देखा, बिहार के चुनाव में हमने देखा कि हजारों लाखों की संख्या में एक दूसरे से लोग चिपक के खड़े हैं। आप बताइए बिहार से कितने मतों का आंकड़ा आइए बताइए। चलिए अभी हम बंगाल देख रहे हैं, बंगाल में अमित शाह की रैली देखी, हम रोज बीजेपी के प्रोटेस्ट देख रहे हैं, टीएमसी के कार्यक्रम देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं ना। हिट इम्यूनिटी के कारण वो सब देखो, उनको कोई ऐसा इंतजार नहीं है उन लोगों की कब दवाई आए कब वैक्सीन आए। ये आप और मेरे को, ये अर्बन के लोगों को खासतौर से इंतजार है, जिनकी मुझे लगता है इम्यूनिटी कमजोर है, जो इसी कल्चर में लोग रहते हैं, जो कोमोर्बिडिटीज के शिकार हुए हुए रहते हैं। हमारे देश में यदि 95% जनता जो रूरल में है, रूरल की जनता को बहुत ज़्यादा मुझे इसमें असर होते हुए मैंने अभी तक महसूस नहीं किया। साल भर होने को आया है इस मामले में, तो आपाधापी वाली बात मुझे नहीं लगती कि कोई मारामारी होगी। अर्बन एरिया में हो सकती है कि बोले मुझे लग जाए तो मैं सुरक्षित हो जाऊं, रूरल में अवेलेबिलिटी और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है राजा भाई, क्योंकि अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, हम इंदौर के आसपास से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जब जाते हैं तो वहाँ कोई मास्क को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। और किसान जो होता है, गांव के लोग जो होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सब चीज़ें उनको छू भी नहीं पा रही है, क्योंकि दिन भर खेतों में काम करना, गांव में काम करना, चलना फिरना पैदल। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है और सही बात भी है कि गाँव में इसका इतनी आपाधापी नहीं होगी, शहरी क्षेत्रों में आपाधापी होगी बहरहाल। लेकिन ये बात अच्छी आपने बताई, उस वेबसाइट के बारे में आपने बताया है जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप सब लोग उसके बारे में भी जानकारी रखिए अगर आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। तो क्या लगता है इस वैक्सीनेशन को पूरा होते होते 2 साल लगेंगे? सर देखिए, कोई भी जब भी पेंडेमिक आया है ना, तो मैं कुछ डाटा स्टडी कर रहा था, जब भी पेंडेमिक आया है तो उसको वाइप आउट होने में 4 साल लगते हैं सर जी। और अभी तो आप और मैं जब 2021 की बात करेंगे तो 2021 में चूंकि हम एंट्री करते सी वैक्सीन हमारे हाथ में आ रही है, तो हमारा एक मॉरल बूस्ट हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है, हमको एक होप है, उम्मीद है कि ये वैक्सीन हमको काम करेगी, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, हमारे एंटीबॉडीज़ को बढ़ाएगी। और उसमें भी देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, वैक्सीन 2 डोज में लगेगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल बात बता रहा हूँ, है ना। वैक्सीन 2 डोज में लगेगी, 2 डोज में लगेगी तो उसका एक सर्टेन पीरियड गैप होगा कि इतने दिन बाद आपको फिर दूसरा हाई बूस्ट डोज लगवाना रहेगा। तो जानकार ये बताते हैं, अध्ययन ये बताता है कि 2 महीने बाद, इट मीन्स अराउंड 6 वीक बाद आपको एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है। एंटीबॉडीज कंप्लीट बॉडी को रेजिस्टेंस देना स्टार्ट करती है। तो ऐसा नहीं है आज आपने लगवा लिया कल आप मास्क निकाल के घुस जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मास्क तो आपको अगले 6 महीने तक क्योर करके लगाना चाहिए कायदे से, दवाई लगने के बाद भी, क्योंकि दवाई सब तक नहीं पहुंच रही है। आप खुद सुरक्षित हुए तो ये मान के चलिए कि सामने वाला व्यक्ति कोविड से इन्फेक्टेड है, और इन्फेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के एरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए एटलीस्ट 6 वीक, जो ये साइंटिफिक अध्ययन बता रहे हैं, 6 सप्ताह के बाद एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर जनरेट होगी और फिर आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मास्क तो आपको उस पीरियड में भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मास्क लगाएंगे तो आपका खतरा 0% हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि 3-4 साल लग ही जाते। मैं पुराने कुछ पेंडेमिक पढ़ रहा था कि जब फ्लू आया था तब की देख रहा था कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने समय तक चला था। फिर हो सकता है एक समय के बाद ये एक बीमारी के रूप में हो जाए, फिर उसका ड्रग मिलने लग जाए हमको, क्योंकि अब ड्रग तो है नहीं, इसलिए हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन मतलब टीका, हम जो टीका लगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, अभी दवाई गोली की बात नहीं कर रहे हैं हम। और टीका किस लिए लगा रहे हैं? टीका इसलिए लगवाएंगे कि हमको ये बीमारी आगे ग्रसित न करे, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोले, वो डेवलप हो जाती है। तो जैसे ही वायरस अंदर जाएगा एक्टिव नहीं हो पाएगा
और वो वहीं खत्म हो जाएगा। उसकी चीज के लिए दवाई बुनी है ये। दवाई सिर्फ उसी चीज के लिए बन रही है कि आपके शरीर में रोग प्रतिशोधक क्षमता बन जाए। सही बात है, इम्यूनिटी बूस्टर है बेसिकली देखा जाए तो। वैक्सीनेशन को अगर हम माने तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो अगर बूस्ट हो गई तो वो कोरोना के वायरस से आपको लड़ने में मददगार साबित होती है और उसको ख़त्म करने की पूरी उसकी चेष्टा रहती है। बहरहाल राजा भाई, कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन को आपने काफ़ी अच्छी और उम्दा जानकारियाँ दी है। अब आपने बिहार की रैली की बात भी कही, आपने बंगाल की रैली की बात भी कही है, और जब राजनीति की बात चल रही है तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में है, तो वो है कार्तिकेय चौहान की, जो शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं और वे युवाओं से संवाद शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, इसका राजनीतिक मायने समझिए आप। कार्तिकेय चौहान उपचुनाव के अंदर आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव थे 28 सीटों पे, उन उपचुनाव में कई सीटों पे सक्रिय रूप से कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे थे। और शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं तो उनका वैल्यू एडिशन उनको ये है कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, और जब मुख्यमंत्री के पुत्र प्रचार करने आ रहे हैं तो आसपास के वो कार्यकर्ता जीव हुजूरी में, जी भाई साहब में इसलिए नंबर बढ़ाने लग जाते हैं कि उनके नंबर बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री तक संदेश जाएगा, देखो मेरे बेटे की मदद कर रहे हैं। पुत्र जो है, सेकंड जनरेशन जो है वो हर जगह लागू है। कोई शिवराज सिंह चौहान उसमें कोई नया नाम नहीं है। आप किसी भी बड़े राजनेता का उठा के देख लीजिए, सेकंड जनरेशन को ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ऐसे उनकी एंट्री करवाई जा रही है। तो कार्तिकेय चौहान, इंदौर में उनका एक कल कार्यक्रम प्रस्तावित है युवा कुंभ के नाम पे। वो युवाओं से संवाद करेंगे। अब ये जब कार्तिकेय यदि वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय, पुत्र ऑफ कैलाश विजयवर्गीय उस कार्यक्रम के आयोजक हैं, तो आप मान लीजिए कि एक नई जोड़ी काम करने लगेगी। और शिवराज सिंह चौहान को मालूम है कि पुत्र को यदि मार्केट में उतारना है तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर चाहिए जहाँ पे, देखिए, मुख्यमंत्री का पुत्र होने के कारण तो उनको वो सब चीज़ें उपलब्ध है जो होना चाहिए, लेकिन एक पर्सनल आइडेंटिटी के लिए राजनीति में, बैटल ग्राउंड में आपको ऐसे संवाद स्थापित करने के लिए, अपने पुत्र को एक्सपर्टाइज करने के लिए उनकी मार्केटिंग तो करना पड़ेगी, क्योंकि न तो वो कोई पार्षद है न कोई विधायक है। तो जब वो ग्राउंड लेवल पे कोई राजनीति में तो है नहीं, पुत्र ऑफ शिवराज सिंह चौहान है, ये अलग विषय है, ये उसको विरासत में मिला हुआ है क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। लेकिन कार्तिकेय को खुद को प्रूव करने के लिए मैदान तो पकड़ना पड़ेगा, और मैदान पकड़ने के लिए ऐसे आयोजन भी करने पड़ेंगे। तो एक लाइन में मैं ये कहूँगा कि ये कार्तिकेय सिंह चौहान की मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, प्रमोशन का एक इवेंट है। क्या लगता है कार्तिकेय की जिस तरह से लॉन्चिंग हो रही है युवा कुंभ में, तो आने वाले भविष्य की राजनीति के संकेत क्या है? नहीं, उसमें सोचना क्या है, उसमें कोई विषय नहीं है। मैं एक कहावत कहता हूँ कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। मछली का जो बच्चा होता है ना, वो बाय बर्थ तैरता है। तो वैसे ही राजनेताओं के पुत्र को अलग से तैरना नहीं सिखाया जाता है। वो राजनीति के पुत्र जो होते हैं उसी तालाब में पैदा होते हैं और धीरे धीरे तैरने लग जाते हैं। तो जब राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में तो सबका एम्बिशन है ही कि मैं पहले विधायक बनूं, मंत्री बनूं, परिस्थितियां ठीक हो तो आगे कैबिनेट मंत्री बनूं, सांसद बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, सबका एम्बिशन होता है। वही शिवराज सिंह चौहान अपने पुत्र में देखना चाहेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री के चौथे टर्म में चल रहे हैं। तो उनको मालूम है कि मैं जितने दिन पावर में हूँ ठीक है, लेकिन मेरी सेकंड जनरेशन तो पावर में रहना ही चाहिए, इसलिए अपने पुत्र को राजनीति में उतार रहे हैं। और गलत भी नहीं है, हर बड़ा राजनेता जो है किसी न किसी रूप में अपने पुत्र के लॉन्चिंग और मार्केटिंग करता ही है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। ध्यान रखिए आप, ये ब्याज है जो मिलता रहना चाहिए, इसलिए ब्याज के लिए तो मूलधन को दांव पे लगाना पड़ेगा। आपने सही कहा कि किसी राजनेता का पुत्र अगर राजनीति में उतरे तो क्या बुराई है। डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बन सकता है, व्यापारी का पुत्र व्यापार कर सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी का बेटा क्रिकेट खेलने जा सकता है, तो फिर राजनेता का पुत्र राजनीति में क्यों नहीं उतरे? लेकिन इसमें एक सवाल है मेरा जी, राजनीति में उतरना चाहिए, राजनीति ताकत से करना भी चाहिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए बड़े राजनेताओं को कि अपने पुत्र के मुंह में उन कार्यकर्ताओं का हक मत मारा करो जो कार्यकर्ता झंडा डंडा उठा के, दरी बिछा के, कनपट्टी के बाल सफ़ेद आ गए हों और वो उसके आंखों का मोतियाबिंद पक गया हो, आपके दरी बिछाते बिछाते और आप पैराशूट लैंडिंग करा के अपने पुत्र को ले आके बिठा देते हो। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप और मैं सब जानते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता डिमोरलाइज होता है कि आप पुत्र ऑफ एक्स हो या पुत्र ऑफ वाई हो, इसलिए विधायक बन जाओगे, इसलिए पार्षद बन जाओगे, इसलिए सांसद का टिकट मिल जाएगा। क्यों? आपने तो जमीन से राजनीति शुरू नहीं की। इसलिए किसी भी बड़े राजनेता को यदि चारित्रिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से राजनीति करने हैं तो अपने पुत्र को राजनीति तो पूरी कराए, पूरी सिखाए, दिन भर अपने साथ लेके घूमे,
उसे झंडे डंडे उठवाए, दरी बिछवाए, भले कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन पैराशूटिंग लैंडिंग में उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। पैराशूटिंग लैंडिंग में टिकट मिलता है तो उन कार्यकर्ताओं का हक मरता है जो कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। राजा भाई ने कार्यकर्ताओं की बात कही है और कार्यकर्ताओं की आवाज़ भी कही है, और हकीकत भी यही है कि आप ब्रांडिंग लॉन्चिंग सब कीजिए, लेकिन किसी कार्यकर्ता जो आपके लिए बरसों से काम कर रहा है, झंडे डंडे उठा रहा है, दरी उठा रहा है, उसका हक तो मारा नहीं जाना चाहिए। बहरहाल ये सब राजनेताओं के अपने अपने सोच के विषय हैं, और निश्चित तौर पर सब राजनेता इस तरह से कहीं ना कहीं अपने परिवार मोह से प्रभावित तो रहते ही हैं। पुत्र मोह सीधा बात है, पुत्री और पुत्र मोह सीधी बात है, वो तो मतलब घुटना पेट की तरफ झुकता वो वाली बात है, तो वो होता ही है। लेकिन आमतौर पे देखिए कार्यकर्ता नाराज तो ये निराश इसलिए होता है ना कि देखिए आधी रात को हमारे ऊपर लाके एक्स व्यक्ति को बिठा दिया गया। अच्छा, उस एक्स व्यक्ति की क्वालिटी क्या होती है कि पुत्र ऑफ एक्स है, इसलिए वो पुत्र ऑफ एक्स या पुत्री ऑफ एक्स है इसलिए। राजा भाई, इस समय देश में सबसे बड़ा और चर्चा का मुद्दा जो है वो किसान आंदोलन है जी। लगातार बैठकें हो रही है, और उसको लेकर भी बैठकों के बाद भी बेनतीजा बैठक निकल कर आ रही है। अब कुछ संभावना बनी है, क्या लगता है ये किसान आंदोलन जो है सरकार के गले की हड्डी बन चुका है? देखिए, टेक्निकल पार्ट पे आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एमएसपी को लेकर किसानों की स्टैंडिंग अपनी जगह सही है। क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिज्म करता हूँ तो इस एंगल से इस बात को समझ रहा हूँ कि उनका स्पष्ट मानना है कि आपके पास कॉरपोरेट फार्मिंग में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक्स कॉरपोरेट हाउस को या वाई कॉरपोरेट हाउस को दंडित करने के प्रावधान क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। एक रिटर्न गारंटी की जो बात हमेशा किसान करते ही हैं कि लिखित में दे दीजिए, और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि इतने समय से यदि किसान ऑलमोस्ट 35-40 दिनों से वहाँ बैठे हुए हैं तो उनकी स्टैंडिंग तो कुछ होगी। बिना स्टैंडिंग कमज़ोर हुए इतने दिन तक सरकार भी उनको बर्दाश्त नहीं करती और सरकार भी उनको बेदखल कर देती यदि वो अपनी बात पे जायज़ नहीं होते। तो अब देखिए, सरकारों का एक स्टाइल होता है। सरकार क्या होते हैं, हर आंदोलन को कमज़ोर करते हैं। पहले कमज़ोर कैसे करते हैं कि खूब समय दीजिए आदमी को। समय देता है तो आदमी उसका जो प्रोटेस्ट करने का रेजिस्टेंस है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, ताकत में बिखराव आ जाता है। बिखराव आ जाता है तो फिर आपकी वॉइस कमज़ोर हो जाती है, तो सरकार की वॉइस पावरफुल हो जाती है। इसलिए सरकार देखिए अब 30-35 दिन से भी इस बात पे रोज़ संवाद के नाम पे तारीखों पे तारीख दे रही है। मुझे लग रहा है कि देश के अन्य राज्यों के किसान जो हैं इस बात से इन डिटेल कम्युनिकेटेड नहीं है कि मसला क्या है। एक और सीधी बात है कि अभी देश में अन्य राज्यों में अधिकांश जगह भाजपा की सरकार है। अभी यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो मुझे लग रहा कि यही वो जो किसान हैं ये छाती पे जाके बैठ जाते कि हमको इस बिल से दिक्कत है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड कैसे कि जैसे आप सपोज कीजिए एक्स विधानसभा क्षेत्र के विधायक हो तो आपके वहाँ के जो भी किसान हैं वो आपकी वॉइस में आ जाते हैं कि ठीक है भैया ने बोला है इसलिए अपने को इसका विरोध नहीं करना है। और आप देखिए, यदि आप उदाहरण दे रहे हैं तो आप हरदा के अंदर देखिए, अन्य शहरों में, जिलों में देखिए, वहाँ किसानों ने वॉइस भी रेज, मध्य प्रदेश में भी रेज की है। तो ये आंदोलन जो है अभी जो 4 तारीख को उनकी बैठक है उसके बाद एकदम निर्णायक हो जाएगा, और किसान एकदम एडामेंट है इस बात को लेकर कि बिल की वापसी होना चाहिए। अब सरकार एडामेंट है कि बिल की वापसी तो नहीं होगी। ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलता ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सरकार संवेदनशीलता से उसको हैंडल कर रही है। जिस तरीके से 2-4-5 बैठकें हुई है तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा, और उसके बाद यदि 4 तारीख के बाद नहीं होगा तो फिर देश में जिस तरीके से आज एक उनको ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर और ट्रॉली की रैली करके 26 जनवरी को हम परेड भी करेंगे ऐसा, तो वायलेंस तो दिख रहा है यदि सेटल नहीं होता है तो मामला। निश्चित तौर पर किसान जिस दिशा में जा रहे हैं, हालांकि राजा भाई आपने कहा कि जितना लंबा आंदोलन चलता है उसमें टूट होती जाती है, उसमें लोगों में बिखराव आता है, पर जिस तरह की व्यवस्थाएं किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिल रही है, वहाँ पर खाने पीने से लेकर लंगर से लेकर किसानों को ठहराने की व्यवस्था, तो निश्चित तौर पर एक लंबी लड़ाई के मूड में है किसानों। पहले दिन से बोल रहे हैं हम 4 महीने का राशन लेके आए हैं। पहले जिस दिन वो लोग पंजाब से आए थे, हरियाणा पंजाब जो भी बॉर्डर एरिया से आए थे, उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि हम 4 महीने का तो राशन लेके आए, ध्यान रखिए। अब 4 महीने तक तो आप हमको हिलाने की चेष्टा मत कीजिएगा, उसके बाद हम आगे कितना आगे बढ़ना है हमको तय करना है। तो वो आंदोलन इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर नहीं होता, ध्यान रखिए आप। वो सब मतलब इनमें कोई ना कोई पीछे ताकतें काम कर ही रही है, बिल्कुल कर रही। जब भी तो आदमी इतने लंबे समय तक बैठ पाता है। लेकिन सरकार का संवाद किस रूप में आगे कम्युनिकेट होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि
बैठक से बाहर आते से किसान जो भाषा बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल बातें हो रही है, कुछ नहीं हुआ है। तो वो जिस बात को लेकर कन्विंस नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि विड्रॉ करेंगे वो। सही बात है, लेकिन किसान निर्णायक लड़ाई के मूड में है। राजा भाई, एक खबर की तरफ बात करना चाहता हूँ। आज इंदौर की पूर्व सांसद, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने गांधी हाल का दौरा किया। वे जीर्णोद्धार कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उनकी रुचि इंदौर में है। इंदौर की जो जितने भी प्राचीन स्मारक है वहाँ पर वो देखने जाती हैं, उस पर रुचि भी रहती है उनकी। लेकिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि अब मैं तो मुख्य धारा में हूँ नहीं, तो मेरी सुनता कौन है, और महापौर का उम्मीदवार एक सही व्यक्ति होना चाहिए। तो क्या लगता है, ये सुमित्रा जी चुनाव नहीं लड़ पाई और शायद उनकी थोड़ी सी पूछ परख कम हुई है, तो ये पीड़ा झलक रही? देखिए, सुमित्रा महाजन जी को इस शहर ने, माहिल्या की नगरी ने, इंदौर के बासिंदों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पिछले ऑलमोस्ट 4.5 दशक, ऑलमोस्ट 40 साल की राजनीतिक कैरियर में बात करो तो जितना मान सम्मान, रेस्पेक्ट, पोर्टफोलियो, पार्लियामेंट मेंबर और इवन की लोकसभा स्पीकर, जो देश की सबसे बड़ी असंधि होती है, व्यासपीठ होती है राजनीति की, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है व्यक्ति को हासिल करने में, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और उम्र भी एक बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर है ताई जी की। मेरे हिसाब से एज भी +75 हो चुके हैं जी। ताई जी का एक बहुत पाक साफ कैरियर रहा है। और ये यदि उनका आज भाव जो आप बता रहे हो, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है, तो वो एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से तो दी जा सकती है कि मेरी अब कौन सुन रहा है या मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ। लेकिन ताई जी ने एक लंबा कैरियर को एंजॉय किया है। हमारी शहर की ब्रांडिंग में सुमित्रा महाजन जी का बड़ा योगदान रहा है। इंदौर शहर को पहचान दिलाने में सुमित्रा महाजन का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जब किसी शहर से होता है तो शहर का नाम बहुत प्रमुख हो जाता है। आज ओम बिरला को कितने लोग पहले जानते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि ओम बिरला कोटा से हैं। तो वैसे ही चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि पहले मीरा कुमारी हुआ करती थी स्पीकर, कौन से राज्य से, तो आप ये नहीं बता पाओगे आप जी, बिहार सासाराम से थी। मतलब कितने लोगों को मालूम है जी। तो शहर की ब्रांडिंग में ताई जी का बड़ा योगदान रहा है। अब जहाँ तक महापौर की बात है तो सर मैं बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह करूंगा कि महापौर के लिए हम एक अलग से टॉक शो करेंगे। जो मेरा थॉट है कि अब हमको बिजनेस लीडर चाहिए इस शहर के लिए, राजनेता नहीं चाहिए। हमको इस शहर के लिए सीईओ चाहिए, राजनेता नहीं चाहिए। सीईओ से तात्पर्य मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, जिसका विजन हो खुद का, जो शहर को टेक ऑफ करवा सके, क्योंकि शहर टेक ऑफ के मोड पे खड़ा है। जब हम 2020 में चुनाव लड़के 2025 में लैंड करेंगे तो हमारे शहर का एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट का सोचने वाला राजनेता का दृष्टिकोण भी वैसा होना चाहिए। केवल फीता काटना मेरा सांकेतिक शब्द ही है, केवल फीता काटना ही उसकी इतिश्री नहीं होना चाहिए। उसका खुद का एक अध्ययन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि अब्रॉड जाते हैं तो लर्निंग लेसन भी होना चाहिए। विदेशों के, देखिए इंदौर स्वच्छता का ब्रांड बनने के बाद लोगों की नजरों में तो आ गया इंदौर। अब आप उसको केवल अफसरों के भरोसे मत चलाइए, आपका खुद का विजन होना चाहिए। और मैं बहुत शिद्दत से कह सकता हूं कि महापौर जब कैलाश विजयवर्गीय थे, उनका अपना विजन हुआ करता था। कैलाश विजयवर्गीय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल चालू किया। वो एकमात्र आदमी था जिस उसने आज से तकरीबन 16-17 साल पहले जब मेयर हुआ करते थे वो लंबा बेड़ा विजन लेके चला करते थे। और शहर का जो आउटर सर्कल है कि शहर का ग्रोथ कैसे हो, वो उन्होंने पीपीपी मॉडल से लेके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं के तहत किया। तो मेरा मानना है इस पर एक अलग से शो किया जाना चाहिए अपने को। सही बात है। निश्चित तौर पर जब ये घड़ी आएगी तो हम चुनाव में कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है, कैसा होना चाहिए और कितना फ़ायदा उससे शहर को होगा, और शहर की जो सोच है, और शहर जब 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आ चुका है तो शहर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उस तरीके का, उस काबिलियत का आदमी शहर का महापौर का उम्मीदवार बने। ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि जब आप देश में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हो तो आपके पास शहर को आगे ले जाने का एक विज़न होना चाहिए, आपके पास खुद की सोच होना चाहिए। साथ ही आप अपने शहर को जब कहीं बतौर शहर के प्रथम नागरिक रिप्रेजेंट करते हो तो उसका इम्पैक्ट जो आना चाहिए वो प्रॉपर आना चाहिए। क्योंकि सवाल ये खड़ा नहीं होता कौन होगा, सवाल ये होता कैसा होना चाहिए। कौन हो से तात्पर्य हमारा कोई XYZ से नाम से कोई विषय नहीं है,
लेकिन व्यक्ति कैसा होना चाहिए जिसका खुद का विजन हो, खुद का अध्ययन हो, खुद का डॉक्यूमेंटेशन हो, खुद मास्टर प्लान को समझे, कुछ ब्लूप्रिंट बनाए, देश दुनिया में चल क्या है समझे, टेक ऑफ हो रहा है, इंदौर कैसे ग्रो करेगा, एजुकेशन का हब है, हेल्थ का हब है, लॉजिस्टिक का पार्क है, ये सब चीज़ें दिमाग में होना चाहिए उनके। बिल्कुल सही कहा आपने। बहरहाल हमने बहुत सारी बातें कही है। आज हमने वैक्सीन को लेकर बात कही, आज हमने युवा कुंभ को लेकर बात कही है, आज हमने सुमित्रा जी की जो पर मन की बात है उस पर बात कही है, शहर के महापौर को लेकर बात कही है और तमाम सारी बातें किसान आंदोलन को लेकर भी कही है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।